हेलो एवरीवन। तो एनबीएफसी स्पेस से एक अंडर वैल्यूड एनबीएफसी को आज हम डिस्कस करेंगे। अंडर वैल्यूड इसको बोला जाता है, बुक वैल्यू के आसपास ये ट्रेड कर रहा है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। लेकिन क्या वैल्यूएशन के साथ में फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग हैं, आगे के प्रोस्पेक्ट्स कैसे लग रहे हैं, बिजनेस के मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो दो कंपनी के मतलब दो तरीके से इनके रेवेन्यू आते हैं। पहला तो है इनका कोर लैंडिंग बिजनेस। लैंडिंग में भी दो तरीके की लैंडिंग ये करते हैं। एक है इनका D2C। D2C मतलब डायरेक्टली कंपनी खुद से कंज्यूमर्स को लोन देती है। उसमें इनके तीन सेगमेंट है। पहला है एमएसएमई। एमएसएमई जैसे वो एसबीएफसी का है ना, 5 लाख से 30 लाख के टिकट साइज का, काइंड ऑफ वैसा ही है। 10 11 से 15 लाख के टिकट साइज का कंपनी लोन देती है। यील्ड इसमें अच्छा बनता है। दूसरा इनका सेगमेंट है डायरेक्ट लेंडिंग के अंदर कंज्यूमर फाइनेंस का। कंज्यूमर फाइनेंस यानी कि डायरेक्ट कस्टमर्स को कंपनी पर्सनल लोन दे रही है, एजुकेशन लोन दे रही है, और जो अलग प्रोडक्ट्स होते हैं कंज्यूमर फाइनेंस के उसके रिगार्डिंग कंपनी लोन देती है। तीसरा इनका सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस का। माइक्रो फाइनेंस को अभी इन्होंने रूरल फाइनेंस कर दिया है, सेम जैसे यूग्रो कैपिटल ने उसका नाम चेंज करा था। तो वहां पे कंपनी लोन देती है। माइक्रो फाइनेंस की बुक को अभी पिछले कुछ टाइम से कंपनी रिड्यूस कर रही है जब से ये पूरा स्ट्रेस आया सेक्टर के अंदर, लेकिन लास्ट क्वार्टर से हमने देखा था उसमें भी धीरे धीरे अब इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो ये तीन इनके सेगमेंट है D2C वाले, जहां पे कंपनी खुद से लोन देती है। फिर दूसरा सेगमेंट है कंपनी का B2B बोल सकते हो आप एक तरीके से। तो इंडिया में जो आपके टॉप 50 100 एनबीएफसीज है ना, उनको तो बैंक से लोन मिल जाता है किसी तरीके से, मतलब अपने बुक को ग्रो करने के लिए बैंक उनको लोन दे देता है, उनकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी होती है। जो आपके छोटे छोटे एनबीएफसीज हैं, जैसे कई ऐसी एनबीएफसी होती है जो एक दो स्टेट में ऑपरेट करती है, रिस्क वहां पे ज्यादा होता है, क्रेडिट रेटिंग उनकी होती नहीं है, तो बैंक उनको अवॉइड करता है, बैंक उनको लोन नहीं देता। लेकिन उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगेन या तो बड़े बड़े इन्वेस्टर से वो लोन लेते हैं, या फिर ये नॉर्दर्न आर्क कैपिटल जो हो गई ये उनको लोन देते हैं। तो ये इनका B2B काइंड ऑफ एक तरीके का सेगमेंट है, जहां पे ये छोटे छोटे एनबीएफसीज को लोन देते हैं। फिर दूसरा इनका सेगमेंट है फी इनकम वाला। ये हो गया लैंडिंग बिजनेस। दूसरा इनका सेगमेंट है फी इनकम वाला। फी इनकम में कंपनी दो तीन तरीके के काम करती है। पहला तो ये मतलब ये जो छोटे छोटे एनबीएफसीज हैं, इनको अगेन फंडिंग चाहिए, तो इनके लोन पूल को ना एक तरीके से सेल करती है इन्वेस्टर्स को। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए या फिर आपके एचएनआईज हो गए, उनको कंपनी सेल करती है, सिक्योरिटाइजेशन जिसको बोलते हैं। और इन ये जो लेंडर्स हैं इनको उसके अगेंस्ट में कैपिटल मिल जाता है अपने बुक को ग्रो करने के लिए। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल यहां से क्या कमाता है? फी इनकम। क्योंकि वो रिस्क अपने बैलेंस शीट पे नहीं ले रहा, ये लोन नहीं दे रहे, ये एक तरीके से डील अरेंज करवा रहे हैं और इनको फी इनकम मिलता है। दूसरा इसी के अंदर कंपनी, ये इनका प्लेसमेंट वाला एक तरीके से बिजनेस हो गया। दूसरा कंपनी इसी में करती है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट मतलब इनका PMS AIF काइंड ऑफ फंड है, जिसमें आपके जैसे कोटक म्यूचुअल फंड है और कुछ HNI इन्वेस्टर्स हैं, फैमिली ऑफिसेस हैं जो इनके फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो क्योंकि डाइवर्सिफाई करना है। तो ये कंपनी आगे इन सेक्टर्स में इन छोटे छोटे एनबीएफसीज को लोन देती है और वो फंड मैनेज करती है। तो उसके क्योंकि फंड मैनेज में कर रहा हूँ, AMC वाला बिजनेस हो गया, तो वहां पे भी इनको फी इनकम आता है। तीसरा इसी के अंदर इनके कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हैं। मैनेजमेंट का बोलना है कि क्योंकि हम लास्ट 15 16 ईयर से इस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास में ना पूरा डेटाबेस है कि अक्रॉस इकोनॉमिक साइकिल ये जो छोटे छोटे बोरोअर्स हैं, इनमें रिस्क किस तरीके से बढ़ता है, कम होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, जैसे न्यू स्कोर है और कुछ करके है, ये बाकी लेंडर्स को सेल करते हैं, मतलब एक तरीके से वहां से भी प्लेटफॉर्म फी इनकम आता है। तो ये जो इनका दूसरा बिजनेस है, ये इनको प्रोवाइड करता है फी इनकम, एक स्टेबल फी इनकम मिलता है। और जो पहला बिजनेस है लेंडिंग वाला, वहां से कंपनी को इंटरेस्ट इनकम आता है, जो टिपिकल किसी भी लेंडिंग बिजनेस का बिजनेस मॉडल होता है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब देखते हैं इस क्वार्टर में इनकी परफॉर्मेंस कैसे आई है, किस तरीके के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करें। तो सबसे पहले आप देखोगे ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसमें काफी क्वार्टर्स के बाद हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। Q-on-Q प्लस YoY दोनों में आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। ग्रॉस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का मतलब हो गया वो जो प्लेसमेंट वाला हो गया, फंड मैनेजमेंट हो गया, लोन का डिसबर्समेंट हो गया, ये टोटल इन्होंने इस क्वार्टर में कितना किया है, तो इसमें ग्रोथ अच्छी है। लैंडिंग AUM यानी कि जो मैं खुद से लोन दे रहा हूँ डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को या फिर आपके छोटे छोटे एनबीएफसीज को, उसमें मेरा ग्रोथ आया है बहुत अच्छा, 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 23% YoY। ये आई थिंक शायद FY25 में भी ऐसा कोई क्वार्टर था नहीं जहां पे इनका YoY हमको इतना सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला हो। तो बहुत क्वार्टर के बाद हमको एक अच्छी ग्रोथ दिखी इनके कोर लैंडिंग बिजनेस के अंदर। फिर जो इनका D2C वाला बिजनेस है, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर वाला, उसमें आज देखोगे तो 56% लोन बुक वहां से आता है। ये जैसे हम कई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में डिस्कस करते हैं, कई सारे रिटेल बिजनेस में डिस्कस करते हैं ना, प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है, जहां पे रियलाइजेशन उनको बेटर मिलेगा, मार्जिन उनको बेटर मिलेंगे। तो ये सेम स्टोरी अभी नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के अंदर भी प्ले हो रही है, D2C मिक्स के अंदर। जैसे जैसे इनका जो एलोकेशन है इसके अंदर बढ़ेगा, इनके जो यील्ड है वो इंप्रूव होंगे। क्योंकि अगर मैं अपना किसी छोटे एनबीएफसी को लोन दे रहा हूं तो यील्ड मेरा उसमें कम होगा ना, 10% होगा, 12% होगा, 13% होगा, क्योंकि फिर वो एनबीएफसी भी आगे एंड कंज्यूमर को लोन देगी 20% पे, 25% पे, तब जाके वो कमाएगी। तो मेरा यील्ड उसमें मतलब एक लिमिट है, 12 13 14% तक मैं बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं खुद से एंड कंज्यूमर को लोन दे रहा हूं तो मेरे वहां पे यील्ड बेटर होते हैं। तो अभी ये जो मैनेजमेंट है वो फोकस कर रही है इस मिक्स को इंक्रीज करने पे।
फिर इनका फंड एयूएम वही जो ये एएमसी एक तरीके से रन करते हैं, उसमें भी 15% की ग्रोथ है। प्लेसमेंट वाले में भी वॉल्यूम वगैरह अच्छा आया इस क्वार्टर के अंदर। देन प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स बहुत क्वार्टर के बाद हमको ऐसे दिखे हैं कंपनी के। 51% पीपीओपी ग्रो हुआ है, 24% आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें ग्रोथ रहा है। मार्जिन आप देखो ऑलमोस्ट 10% का निम इन्होंने रिपोर्ट करा है। ओपेक्स कंपनी के स्टेबल हैं 3.7% के आसपास, और आरओई का नंबर भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है। देन इनका ये है, ये दो मॉडल हैं जो हमने डिस्कस किया। एक है डी2सी वाला। तो डी2सी में कंपनी का अगर आप एमएसएमई का परफॉर्मेंस देखोगे 41% की ग्रोथ है, मतलब ये वाला बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। एवरेज टिकट साइज जैसे हमने डिस्कस किया 11-15 लाख का रहता है, 11 लाख से, और ईल्ड इसमें अच्छा बनता है, 17 से 20% का ईल्ड कंपनी इसमें बनाती है। कंज्यूमर फाइनेंस में उससे भी अच्छी ग्रोथ है, 45% वाई। यहाँ पे भी आप यील्ड देखो 15-16% है। इसीलिए मैनेजमेंट फोकस कर रहा है अपने ये डी2सी वाले बिजनेस के मिक्स को बढ़ाने पे, क्योंकि यहाँ पे यील्ड अच्छा बन रहा है, तो ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को और इंप्रूव करेगा। रूरल फाइनेंस यानी वही माइक्रो फाइनेंस, इसमें बुक आपको दिखेगा वाई वाई डी ग्रो हुआ है, क्योंकि जब से ये स्ट्रेस स्टार्ट हुआ था तब से ये मैनेजमेंट जानबूझ के यहाँ पे इन्होंने लोन देना बंद कर दिया। प्लस जो स्ट्रेस बुक था, जो एनपीए पूल था, वो भी इन्होंने सेल किया है बीच में, तो रिस्क को यहाँ पे काफी कम किया। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से आपको दिखेगा काफी एग्रेसिवली इन्होंने भी डिसबर्समेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, सेम जैसे बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने किया है। एसेट क्वालिटी एमएफआई में इनका भी इंप्रूव हो रहा है। पीक बन गया था ये आपका मार्च क्वार्टर के अंदर 4.5% का, अब ये 0.8% पे आ गया है। क्रेडिट सॉल्यूशन वही हमने डिस्कस किया, यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह अच्छा चल रहा है कंपनी का। देन इनका क्रेडिट कॉस्ट अगर हम देखें तो यहीं पे मेन मार्केट को कंसर्न आया इनके Q3 के रिजल्ट के बाद में। आप देखोगे जो इनका B2B वाला बिजनेस है, इसमें तो क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ है, लेकिन इसके अलावा एमएसएमई, कंज्यूमर, रिटेल, इन तीनों में क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया कंपनी का थर्ड क्वार्टर के अंदर। और यहाँ तो आपको दिख रहा है ये क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का 2.9% आया है, लेकिन एक्चुअल क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का 3.5% है। तो जो हम पहले के क्वार्टर्स में देख रहे थे, हर एक लेंडर का एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हो रहा है, इनका भी हो रहा था, ये भी उसी पाथ पे चल रहे थे। लेकिन इस क्वार्टर में सडनली एक इन्होंने क्या बोलते हैं झटका दिया मार्केट को, 2.7% से एक्चुअल क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का 3.5% आया है इस क्वार्टर के अंदर। क्यों आया है उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। फिर कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल्स वगैरह देखें तो कॉस्ट ऑफ फंड आपको दिखेगा स्टेबल है 8.5% के आसपास। 8.9 था ये Q1 में, लेकिन लास्ट क्वार्टर में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला और अभी भी नंबर स्टेबल है। लेकिन मतलब ये यील्ड देखो आप, यील्ड कंपनी का 16.3 से सीधे 17.1 हो गया। 80 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है कंपनी के यील्ड के अंदर। यील्ड मतलब जिस रेट पे मैं लोन देता हूं कस्टमर को, उसमें 80 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है। इसकी वजह से आपको निम में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट दिखा है, 9.3 से 9.9% के आसपास। देन फाइनेंशियल्स अगर कंपनी के देखें तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखती है, आपको दिखेगा नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 39-40% से ग्रो हुआ है, जबकि एयूएम में ग्रोथ कितना था 23%। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपकी यील्ड बढ़ गया ना, यील्ड आपका 80 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, तो आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ दिखा है। सेम आपको दिखेगा पीपीओपी में काफी अच्छा ग्रोथ है, 51% का। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को, क्योंकि कॉस्ट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। ओपेक्स टू एयूएम मेरा वही 3.6-3.7 के आसपास है, लेकिन पीपीओपी मेरा ज्यादा ग्रो किया है क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम में मुझे ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन यहां पे आपको दिखेगा जो पैट है कंपनी का, उसमें सिर्फ 43% की ग्रोथ है। मतलब ये पीबीटी की बात कर रहे हैं, पैट और कम हो गया क्योंकि वो जो लेबर कोड आया है तो एडिशनल एक्सपेंस आपका ऐड हो गया है। पीबीटी आप देखोगे तो सिर्फ 43% से ग्रो किया है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट मेरा 60% जंप कर गया है वाई लेवल पे। अगर ये नॉर्मल ट्रेंड होता जैसे बाकी लेंडर्स के साथ में हो रहा है, तो इनका पीपीओपी ग्रो किया है 51% पे और पीबीटी लगभग डबल हो जाता वाई लेवल पे। नॉर्मल ट्रेंड में वैसा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट आपका शूटअप कर गया 60% वाई और ये 41% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, प्रोविजंस बढ़ाने पड़े हैं लेंडर को, ये एक थोड़ा सा बैड इंप्रेशन गया है। रेशियो वाइज अगर हम देखें तो फी एंड अदर इनकम कंपनी का काफी कम हो गया था, 0.6% आ गया था, इस क्वार्टर में 0.9%। ये अगर आपको याद हो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था, मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि फी एंड अदर इनकम हमारा आगे चल के इंप्रूव होगा। अभी 9 मंथ्स के बेसिस पे आप देखोगे ना तो ये 0.7% है। इनका गाइडेंस है कि इसको हम 0.8 से 0.9% तक लेके जाएंगे, यानी डायरेक्शनली ये वाला नंबर आपका मूव करेगा। तो फी एंड अदर इनकम जैसे इनका इंप्रूव होगा 10 बेसिस पॉइंट अगर करंट लेवल से, तो एक तरीके से आपको ये फ्री का प्रॉफिट ऐड कर रहा है, क्योंकि मेरा कैपिटल नहीं लग रहा है इसमें, कोई भी मैं कोई लोन नहीं दे रहा, मेरे बैलेंस शीट पे कोई रिस्क नहीं है, मैं जस्ट एक तरीके का ब्रोकर की तरीके से मैं फी इनकम अर्न कर रहा हूं, फ्री का फी इनकम आ रहा है मुझे। तो इसका प्रोपोर्शन आगे चल के 10-20 बेसिस पॉइंट और बढ़ेगा। सो ये अच्छी चीज है। फिर पीपीओपी वगैरह तो इंप्रूव हुआ ही है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट आप देखो 2.7% था लास्ट क्वार्टर में, इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड चल रहा था, और सडनली इस क्वार्टर में हमको 3.5% का क्रेडिट कॉस्ट देखने को मिला है कंपनी से। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। बाकी आरओई वगैरह तो इंप्रूव हुए हैं अगर हम पहले के क्वार्टर से कंपेयर करें कंपनी को। तो ये है ओवरऑल नंबर्स नॉर्दर्न कैपिटल के। थोड़ा कंफ्यूजन एक चीज में है कि जनरली हम क्या ट्रेंड देखते हैं, जब भी किसी लेंडर का एसेट क्वालिटी थोड़ा सा खराब होता है ना, या क्रेडिट कॉस्ट अगर बढ़ता है, तो एयूएम ग्रोथ हमको कम दिखती है।
डिसबर्समेंट ग्रोथ हमको कम दिखती है, पीपीओपी पे उस पे उसका उसका इंपैक्ट पड़ता है। आप एसबीएफसी के नंबर देखो, इंडिया शेल्टर के नंबर देखो, उनको उतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला क्योंकि डिसबर्समेंट और एयूएम को उन्होंने रोका क्योंकि एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही थी। इनके साथ में ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, क्रेडिट कॉस्ट आपका बढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे जो एयूएम ग्रोथ है वो लास्ट आई थिंक 5-6 क्वार्टर से सबसे हाईएस्ट है। डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी आया है, पीपीओपी में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली और कंपनी ने यील्ड भी बढ़ा दिया है। यील्ड तो लेंडर जनरली तब बढ़ाता है जब वो बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने एसेट क्वालिटी रिकवरी को लेकर के, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन है। अब इसको समझते हैं कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल पे इस पे क्या कमेंट्री दी है। तो एक तो इन्होंने मैक्रो लेवल पे बताया कि 2-3 अच्छी चीजें हुई हैं, जैसे जीएसटी रेट कट हुआ, आपका आरबीआई ने रेट कट किया तो डिमांड बढ़ी है, कंजम्पशन का डिमांड बढ़ा है, अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ी है। लेकिन 2-3 चैलेंजेस भी हैं जो कि मैनेजमेंट ने ऑनेस्टली बताया। तो पहला चैलेंज तो इनका कहना है कि अनसिक्योर्ड सेगमेंट के अंदर रिकवरी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे उस तरीके की रिकवरी नहीं देखने को मिली है जो पहले के क्वार्टर्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा था। दूसरा इनका कहना है कि अनसिक्योर्ड से स्ट्रेस जो है वो आपका शिफ्ट हो गया है स्मॉल टिकट लैब के अंदर। बहुत सारे लेंडर से हमने ये सारी चीजें सुनी, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुआ है, तो एक ये चैलेंज है। तीसरा जो हमने एसबीएफसी और भी कुछ बैंक एनबीएफसी के कॉल में सुना ही है कि आरबीआई ने तो रेट कट किया है, 125 बेसिस पॉइंट रेट कट किया आरबीआई ने, लेकिन इसका बैंक्स ने एडवांटेज दिया नहीं है एंड बोरोवर्स को। बैंक ने अभी भी सिर्फ 30-40 बेसिस पॉइंट ही अपना ये एमसीएलआर रेट है उसको कट किया है। वही 40 बेसिस पॉइंट का इनको भी एडवांटेज मिला था Q2 में Q1 के कंपैरिजन में, लेकिन और जो एडवांटेज आना चाहिए था थर्ड क्वार्टर में वो अभी तक आया नहीं है। तो लिक्विडिटी थोड़ी सी चैलेंजिंग है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग में जो एडवांटेज आना था वो आया नहीं है, ये एक चैलेंज है। बाकी ओवरऑल कुछ अच्छी चीजें भी हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनका ये मिसमैच क्यों है। एक तो कंपनी के मतलब ये क्रेडिट कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया 3.5% पे। सो मैनेजमेंट का बोलना है कि जो 3.5% का क्रेडिट कॉस्ट है ना, इसमें 0.6% वन ऑफ है। 0.6% वन ऑफ का मतलब क्या है, इनका एक डिजिटल लेंडिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनी मतलब जो आपके कुछ पार्टनर्स होते हैं ना, फिनटेक पार्टनर हो गए या फिर आपके लोन ओरिजिनेटर वाले जो अमेजॉन हो गया या फोन पे हो गया, इनके साथ में मिलकर के जो आप लोन देते हो डिजिटल चैनल, उसमें कंपनी लोन देती है। तो इनका कहना है कि हमने लास्ट 2-2.5 ईयर का जो हमारा वहां पे डिसबर्समेंट था ना, उसको एक तरीके से रीअसेस किया उसके पोर्टफोलियो को, एंड वहां पे हमको लगा वन टाइम 23 करोड़ का एडिशनल प्रोविजनिंग हमको करना है। वन टाइम एडिशनल प्रोविजनिंग करनी है, यानी कि ये रेकरिंग नहीं है, ये वन टाइम है। 23 करोड़ सिर्फ इस क्वार्टर का है, और ऐसा नहीं है कि कोई एसेट क्वालिटी खराब हुई हो उसकी वजह से इन्होंने किया है। इनका कहना है कि हमने वो बुक को रीअसेस किया जहां पे हमको लगा कि 23 करोड़ का एडिशनल प्रोविजनिंग हमको करने का रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग को देखते हुए, तो उसके उसके लिए इन्होंने किया है। इसीलिए आप देखोगे वो 3.5 इन्होंने एक ही जगह मेंशन किया, बाकी जगह इन्होंने 2.9% दिखाया। तो 0.6% 3.5 में से वन ऑफ है। तो एक्चुअल क्रेडिट कॉस्ट कितना बन गया कंपनी का 2.9%, क्योंकि ये 0.6% अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट आने वाले क्वार्टर्स में नहीं होगा, ये वन ऑफ था। अब जो 2.9% है, लास्ट क्वार्टर में 2.7% था, तो क्यू ऑन क्यू तो बढ़ गया ना, वो भी 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। वो 20 बेसिस पॉइंट क्यों बढ़ा है, तो मैनेजमेंट का बोलना है कि मतलब सिर्फ क्रेडिट कॉस्ट देखना सही मैट्रिक नहीं है, हमको यील्ड भी देखना चाहिए। वही जो हमने बात करी ना कि कंफ्यूजन लग रहा है कि यील्ड भी बढ़ा दिया, आपका एयूएम का ग्रोथ भी बढ़ा है, लेकिन आपका क्रेडिट कॉस्ट भी डिटोरिएट हुआ है। तो उस मिसमैच को मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया है कि यील्ड हमने बढ़ाया है, यानी कि हमने जानबूझ करके अपने तीनों सेगमेंट में, एमएसएमई हो गया, कंज्यूमर फाइनेंस हो गया और माइक्रो फाइनेंस में जो एडिशनल डिसबर्समेंट की है, इन तीनों सेगमेंट में जानबूझ के उन कस्टमर्स को हमने लोन दिया है इस क्वार्टर के अंदर जहां पे रिस्क एडजस्टेड यील्ड अच्छा है। रिस्क एडजस्टेड यील्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक तो मेरा नॉर्मल कस्टमर बेस से मैं डील कर रहा हूँ, जहां पे मैं 100 लोगों को लोन देता हूँ और एक या दो जो है वो उसमें से डिफॉल्ट करते हैं, तो मेरा जो नेट नेट यील्ड है वो अच्छा बनता है। अब रिस्क एडजस्टेड यील्ड का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि जानबूझ के ऐसे कस्टमर्स में ये गए हैं जहां पे डिफॉल्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट रेट भी मुझे ज्यादा मिलता है, यानी पर लोन प्रॉफिट मैं वहां पे ज्यादा बनाता हूं। तो उस रिस्क के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं और उसके प्रोपोर्शन में मेरे को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा मिल रहा है, मार्जिन भी ज्यादा मिल रहा है। तो जानबूझ के कंपनी ने उन कस्टमर सेगमेंट से डीलिंग करा है। सो इनका कहने का मतलब है कि आपको एंड में ये देखना चाहिए कि नेट नेट इनकम माइनस प्रोविजन जो मेरा पीपीओपी है, यानी कि कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंडर का, वो लास्ट 5-6 क्वार्टर में सबसे बेस्ट इन्होंने अभी रिपोर्ट करा है, जो हमने भी देखा 51% की ग्रोथ है। एंड आई थिंक लास्ट 5-6 क्वार्टर में आप देखोगे सबसे हाईएस्ट नंबर भी इन्होंने अभी तक का रिपोर्ट करा है कंपनी ने। तो वही कंपनी कह रही है कि हमने जानबूझ के वो दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेस बिल्डअप हुआ है हमारे बुक के अंदर, खुद से ऐसे कस्टमर्स को लोन दिया है जहां पे हमें लगा कि प्रोविजन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इतना इंपैक्ट नहीं करेगा जितना हमें ये मार्जिन में बेनिफिट करेगा। तो वो एक रीजन है। दूसरा, इसके अलावा एमएसएमई वगैरह में जो हमने इनका ये क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखा, उसका एक रीजन आपका वो स्मॉल टिकट लैब में जो स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है वो भी है। वो भी मैनेजमेंट ने बताया कि जैसे स्मॉल लैब सेगमेंट आप देखोगे कहीं कहीं पे स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमने एडिशनल प्रोविजनिंग कर दी है इस क्वार्टर के अंदर। ये मतलब इनका ये वाला जो कॉन कॉल है और जो रीजन इन्होंने बताया, थोड़ा थोड़ा डीसीबी बैंक का जो हमने Q1 में डिस्कस किया था ना, ऐसा ही केस था। मतलब
डीसीबी बैंक का भी हमने Q1 में देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई, लोन बुक की ग्रोथ अच्छी थी, यील्ड वगैरह मार्जिन्स वगैरह स्टेबल थे, लेकिन उसके बाद भी बैंक का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ गया था, एसेट क्वालिटी खराब हो गया था। तो उनकी मैनेजमेंट ने भी यही बोला था कि कुछ जो उनके एक्सपेरिमेंट वाले सेगमेंट होते हैं जो स्मॉल टिकट लैब वो देते हैं, वहां पे उनको स्ट्रेस दिखा और उन्होंने एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग कर दी। यानी फ्यूचर में अगर उस बुक से कोई आपका एनपीए आता भी है तो उसके लिए आज ही मैंने प्रोविजनिंग कर दी है, फ्यूचर में मेरे बुक को वो खराब नहीं करेगा, मेरा एनपीए और ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो वैसा ही लगभग इन्होंने भी इस क्वार्टर में किया है कि कुछ जो इनको एडिशनल स्ट्रेस दिख रहा था स्मॉल लैब वाले सेगमेंट में कहीं कहीं पे, वहां पे इन्होंने खुद से लोन दे दिया। बाकी जो कोर एमएसएमई पोर्टफोलियो है ना इनका, वो अच्छा कर रहा है। इनको पूछा भी गया कि बाकी हम लेंडर से सुनते हैं उनका एमएसएमई में स्ट्रेस है, आपका क्यों नहीं है? तो इनका कहना है एक तो हमारा टिकट साइज बहुत डिफरेंट है, वो जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही माइक्रो लैब वाले सेगमेंट में डील करते हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख टिकट साइज का लोन देते हैं, वहां पे स्ट्रेस अभी है। हमारा टिकट साइज होता है 12 to 14 लाख में। प्लस एक और चीज उन्होंने बताया जो हमने आई थिंक अरमान के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि बाकी सारे जो लेंडर्स हैं ना, कहने को तो वो सिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, उनके पास में मतलब वो लैब है, मतलब उनका प्रॉपर्टी आपने लिया हुआ है, लेकिन उसकी अंडरराइटिंग बहुत वीक होती है। मतलब इनके इनके कहने का मतलब है जैसे लेंडर्स क्या करते हैं कि उन बोरोवर ने जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह शो किया वो उन्होंने देख लिया और उसको रख लिया, बस एक तरीके से उसको अज्यूम कर लिया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास में सिक्योरिटी के लिए आ गई। लेकिन जो लीगल पोजीशनिंग होती है ना उस लेंडर की, वो बहुत वीक होती है, क्योंकि वो ये चेक नहीं करते, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते कि प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं चल रहा। इंडिया में वो जो 12 ईयर का आपका जो लॉ होता है प्रॉपर्टी के ऊपर की क्लेम करना चाहिए, वरना आपका वो आप लीगल राइट वहां पे लूज कर देते हो, वो सारी चीजें वो चेक नहीं करते। क्या और किसी लेंडर से ऑलरेडी तो लोन नहीं लिया हुआ उन्होंने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में? तो ये सब डीप अंडरराइटिंग बाकी लेंडर्स नहीं करते, वो बस एक तरीके से उनके पास में वो डॉक्यूमेंट आ गया तो वो सोचते हैं कि हमारा सिक्योर्ड लोन है, लेकिन जो लीगल पोजीशनिंग होती है वो बहुत वीक होती है। तो वो इनका कहना है कि हमारा अंडरराइटिंग उस पार्ट पे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए आप ओपेक्स भी देखोगे हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट कुछ क्वार्टर में अलग अलग सेगमेंट के अंदर हमने एडिशनल हायरिंग करी है। तो इसलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपने एमएसएमई बुक को लेकर के, और मतलब मीडियम टर्म में इन्होंने इसका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया है 1.8 से 1.7%। यानी इस क्वार्टर में जो बढ़ा है वो दो वजह से बढ़ा है। पहला तो खुद जानबूझ करके ऐसे कस्टमर्स को दिया जहां पे यील्ड ज्यादा मिल जाए लेकिन रिस्क एडजस्टेड रहे। दूसरा, कंपनी ने एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग कर दिया, तो ये इन्होंने पूरा बताया अपना क्यों कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर में बढ़ गया। एक तो वन ऑफ है, दूसरा कंपनी को ज्यादा निम भी मिल रहा है, ज्यादा मार्जिन भी मिल रहा है, उस वजह से इन्होंने इंक्रीज किया है। फिर कंपनी का एमएफआई के ऊपर इनका कहना है कि रिकवरी अच्छी चल रही है, वहां पे थोड़ा थोड़ा डिसबर्समेंट हमको पिकअप होता हुआ दिख रहा है, एंड आगे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी वहां पे बुक को और ग्रो करने को देखेगी। कंज्यूमर फाइनेंस का भी परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक चल रहा है कंपनी का। ब्रांच इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है, ब्रांच ऑप्टिमाइजेशन मतलब इन्होंने, अगर आप नेट ब्रांचेस देखोगे ना तो कम हुए हैं पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। ये इन्होंने जैसे मुठूट ने किया ना वैसा ही, जिन ब्रांचेस में प्रोडक्टिविटी कम थी स्पेशली माइक्रो फाइनेंस के, वहां पे इन्होंने उन ब्रांचेस को कम किया, बंद किया है, और एमएसएमई में कुछ इन्होंने नए ब्रांचेस ओपन करे हैं। अभी आने वाले क्वार्टर में इनका गाइडेंस है 50 से ज्यादा ब्रांचेस हम ओपन करेंगे, मेनली एमएसएमई और ये कंज्यूमर फाइनेंस को लेकर के। फिर इनका बाकी तो ओवरऑल ठीक है। अब गाइडेंस इन्होंने दिया है, गाइडेंस पे बात कर लेते हैं। लास्ट गाइडेंस इस साल का इन्होंने लोन बुक का एक तरीके से मेंटेन रखा है, 23% के आसपास का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। इस क्वार्टर में भी 23% है, Q4 में भी लगभग इतना ही कंपनी ग्रोथ देख रही है एयूएम के अंदर। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो इस साल का गाइडेंस इन्होंने एक तरीके से थोड़ा बढ़ा दिया है। पहले लास्ट क्वार्टर तक गाइडेंस था 2.8% के आसपास, अब इन्होंने रेंज दिया है 2.7 से 3%। अभी 9 मंथ्स में आप देखोगे तो 3% है क्रेडिट कॉस्ट ऑलरेडी, यानी Q4 में भी कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हमको नहीं दिखेगा, यही 2.83% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट रहेगा कंपनी का FY26 के अंदर। फिर आरओए में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। आरओए इनका हर एक क्वार्टर में आप देखोगे ना तो 10 बेसिस पॉइंट हर एक क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है, तो एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी आई थिंक 2.5% का आरओए इनका क्रॉस कर चुका है, और Q4 में मैनेजमेंट का गाइडेंस है 10 बेसिस पॉइंट और इंप्रूव होगा, यानी आरओए कंपनी का FY26 में 2.6 से 2.7% के बीच में एंड होगा। आरओई 10 to 11 12% के आसपास, मतलब जो अभी रेंज है लगभग 11%, उसी के आसपास या थोड़ा बहुत 12% के आसपास कंपनी पहुंच सकती है बाय द एंड ऑफ FY26। अब इस साल का अगर हम गाइडेंस देखें तो ठीक ठाक है, कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ बहुत खराब गाइडेंस भी नहीं दिया, जो था लगभग उतना ही मेंटेन रखा है। FY27 के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो चीजें इंटरेस्टिंग बनती है फिर से नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के लिए। तो एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस इनका 25% प्लस है, मतलब 25% से ज्यादा के रेट पे बुक को ग्रो कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, क्योंकि इनका बुक डाइवर्सिफाई है। कंज्यूमर लैंडिंग में है कंपनी, एमएसएमई लैंडिंग में है, और माइक्रो फाइनेंस भी अब आपका रिकवर कर रहा है, और सिर्फ 15,000 करोड़ का बुक है। तो तीनों आपके पास में बिजनेसेस हैं, उसमें बेस अभी छोटा है, तो आप हायर रेट से ग्रो कर सकते हो। 25% प्लस का इनका गाइडेंस है FY27 का। फिर आपका दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ बोरिंग वाला पार्ट। अब कॉस्ट ऑफ बोरिंग में इन्होंने अभी तो बताया कि चैलेंजेस हैं, मतलब ये 40 बेसिस पॉइंट जो रिकवर होना चाहिए था, बैंक को जो पास ऑन करना चाहिए था, अभी नहीं किया, लेकिन एक इसमें एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टर्स में वो इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं भी हुआ तो भी आपका जो निम है ना वो यहां से इंप्रूव ही होगा,
क्यों होगा? क्योंकि कंपनी का D2C वाला मिक्स बढ़ेगा। वो प्रोडक्ट मिक्स वाला हमने बात करी ना कि प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट इस बिजनेस के अंदर हो रहा है, एक बड़ा गेम है वो। तो प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट क्योंकि आपका हो रहा है, अभी 56% हो गया है D2C, आगे चल के इनका टारगेट है इसको 65 पे लाएंगे और फिर आगे चल के मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में 70% पे लाएंगे। यानी डायरेक्शनली आपका जो निम की ट्रेजेक्ट्री है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री, वो अपवर्ड रहेगी। अब निम मेरा बढ़ेगा तो इसका मतलब मेरा जो नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ है वो मेरे AUM ग्रोथ से ज्यादा रहेगा। तो मेरा AUM ग्रोथ अगर मान लो 25% होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम मेरा 30 से 35% का रह सकता है। फिर दूसरा ओपेक्स वाला पार्ट, ओपेक्स कंपनी कह रही है कि ये यहीं पे रहेगा, स्टेबल रहेगा, ओपेक्स नहीं बढ़ेगा। AUM ग्रोथ बढ़ेगा लेकिन ओपेक्स नहीं बढ़ेगा। ओपेक्स टू AUM 3.6 3.7% पे रहेगा। तो उसका मतलब मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, PPOP में मेरे को और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और लास्ट आता है आपका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस। सो क्रेडिट कॉस्ट FY27 के लिए इन्होंने 2.7 से 2.8% का गाइडेंस दिया, यानी इस साल तो लगभग 3% के आसपास रहेगा। नेक्स्ट ईयर ये 20 to 30 बेसिस पॉइंट कम होगा। अब जब क्रेडिट कॉस्ट कम होगा, PPOP बढ़ रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा पैट का ग्रोथ है वो और भी ज्यादा बेटर होगा। उसी के बेसिस पे इन्होंने ROE का गाइडेंस दिया FY27 का 3.5% का। 3.5% ROE FY27 और फिर मीडियम टर्म में 3.7 से 4% का गाइडेंस है। लेकिन अभी चलो FY27 ही आप लेके चलो, तो ROE आपका नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर लगभग मोटा मोटा 70 to 80 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगा। और ROE का इनका गाइडेंस है नेक्स्ट 6 to 7 क्वार्टर्स के अंदर मिड टीन हम क्रॉस कर देंगे, यानी 15 से 16% के बीच में। ऑलरेडी अभी अर्ली टीन के आसपास है कंपनी, मतलब 11% पहुंच गया है। Q4 अगर अच्छा रहा तो 12% के आसपास कंपनी पहुंच जाएगी और फिर अगले 6-7 क्वार्टर्स के अंदर 15 to 16% का इनका गाइडेंस है। तो कहने का मतलब क्या है, FY26 अगर मैं देखूं, यानी ये क्वार्टर जो बचा है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अच्छे नंबर्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि क्रेडिट कॉस्ट एकदम से नीचे आएगा, लेकिन एक स्टेबल इंप्रूवमेंट का गाइडेंस है कंपनी का FY27 के एंड तक का। और वहां पे आप सारे मैट्रिक्स अगर आप देखो, क्रेडिट कॉस्ट देखो, प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा ड्राइवर इनके पूरे बिजनेस का जो है वो प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट ही है। अगर D2C का शिफ्ट इनका रुक गया, जैसे अभी तो आई थिंक पहले लेस देन 50% था, अभी 56% हुआ है, अगर ये 56 आगे चल के 57, 60, 65 उस डायरेक्शन में नहीं जाता है, तो बाकी सारे नंबर्स आपको इंप्रूव होते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने लास्ट कुछ क्वार्टर से अगर आप इनका एग्जीक्यूशन देखोगे तो उसी मैट्रिक पे रहा है। तो ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है इनके बिजनेस पे कि D2C मिक्स जैसे शिफ्ट होगा, ऑटोमेटिकली आपके यील्ड भी बढ़ेंगे, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और आपका PPOP भी ग्रो करेगा, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, क्रेडिट कॉस्ट नीचे जाएगा और आपका पैट का ग्रोथ जो है वो आपके ROE को इंप्रूव करेगा। तो अगर मैं मीडियम टर्म का एक तरीके से ट्रेजेक्ट्री लेके चलूं या एक साल का पकड़ के लेके चलूं, तो नॉर्दर्न आर्क का जो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट है वो काफी अच्छा लगता है। सो ये है आपका ओवरऑल डील नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का। अब यहाँ पे 3 चीजें पॉसिबल है। एक तो है, मतलब इसका अगर आप करंट वैल्यूएशन देखोगे, बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1.1 या 1.2 के आसपास का प्राइस टू बुक है। तो अगर हम बेस्ट केस लेके चलें कि जो इन्होंने गाइडेंस दिया है बिल्कुल वो मैनेजमेंट अगर एग्जीक्यूट कर लेता है आने वाले टाइम में FY27 के एंड तक, तो इस तरीके का NBFC, स्पेशली जो 25% से ग्रो कर रहा हो, मतलब एक ग्रोइंग NBFC के अंदर कैटेगरी के अंदर आप आ जाते हो, तो ऐसी NBFC को ऑन एन एवरेज 2.5 2.6 का प्राइस टू बुक मिलता है। यानी सिर्फ वैल्यूएशन री रेटिंग ना, बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो अगर हम लेके चलें तो मोर देन डबल की पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक के अंदर। अभी तो क्योंकि 1.1 का प्राइस टू बुक है ना, तो 2.5 2.6 का प्राइस टू बुक आपका हो सकता है ऐसी NBFC का, अगर ये चीजें सही से चली, एग्जीक्यूटिव का बिल्कुल ऐसा रहा। बेस का सिनेरियो अगर हम लेके चलें कि बीच में एक आध ऐसे क्वार्टर कोई आता है, जैसे ये वाला क्वार्टर आया तो थोड़ा सा आपका एक स्टेप आपने पीछे ले लिया रिकवरी के अंदर, क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया, तो बीच में अगर एक आध ऐसा क्वार्टर आता है जहां पे रिकवरी थोड़ी सी डिले हो जाती है, तो भी एटलीस्ट 40 से 50% का अपसाइड है, क्योंकि ROE आपका ऑलरेडी 2.5% है, ROE आपका ऑलरेडी 10 to 11% के आसपास ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न रेशियो, जैसे IDFC का केस अगर आप देखोगे तो उनका तो बहुत कम था, उनका आगे का गाइडेंस ऐसा था पहले, अभी तो छोड़ दो, पहले का जो गाइडेंस था कि उस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपका 1.82 का प्राइस टू बुक लग रहा था। लेकिन ये ऑलरेडी उस मैट्रिक पे ऑपरेट कर रहे हैं, ROE 2.5 क्रॉस कर चुका है, ROE 10% क्रॉस कर चुका है। तो अगर बेस केस भी लेके चलें कि इंप्रूवमेंट थोड़ा सा स्लो होता है, बीच में कुछ चैलेंजिंग क्वार्टर आते हैं, फिर भी 40 से 50% का अपसाइड है आपके वैल्यूएशन के अंदर। और फिर आता है थर्ड आपका वर्स्ट केस सिनेरियो कि मान लो इन्होंने गाइडेंस तो दे दिया, लेकिन 1-2 क्वार्टर के बाद ही हमको पता चलता है कोई बड़ा चैलेंज आया और पूरा रिकवरी आपका रह गया, मतलब आपका NPA बढ़ गया, D2C मिक्स जो ये मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था वहां नहीं शिफ्ट कर पा रहा, कुछ और ऑपरेशन चैलेंजेस आ गए, ओपेक्स आपका बढ़ गया, ये सारी चीजें खराब हो गई। तो वर्स्ट केस सिनेरियो कि जहां स्टॉक पड़ा है आपका वहीं, मतलब कोई वैल्यूएशन रेटिंग का स्कोप फिर बनता नहीं है, थोड़ा बहुत आपका डाउनसाइड यहां से जा सकता है, ऑलरेडी बुक वैल्यू पे है स्टॉक, थोड़ा बहुत और यहां से नीचे जा सकता है। तो ये हो गया आपका वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अगर आप डील ओवरऑल देखोगे ना, तो जो इनका करंट वैल्यूएशन है और जो इनका टारगेट
टारगेट है आगे का और अभी तक का जो पिछले कुछ क्वार्टर का एग्जीक्यूशन है उसको देखते हुए, रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए मतलब डील बहुत अच्छी लगती है। अगर तो ये होता कि ऑलरेडी 3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा होता या 2 या 2.5 के प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड कर रहा होता तो डील इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपके पास में 3-4 क्वार्टर का एग्जीक्यूशन है, एसेट क्वालिटी एज पर मैनेजमेंट की ये वन ऑफ था, आने वाले क्वार्टर में नहीं होगा, वो हमको ट्रैक करना है, ऑफकोर्स मॉनिटर करना है। तो अगर वो सारी चीजें ठीक चली तो यहां से चाहे आप बेस केस सिनेरियो लेकर के चलो या बेस्ट केस सिनेरियो लेकर के चलो, ओवरऑल डील बहुत बढ़िया बनती है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की। एक इसमें थोड़ा सा और चैलेंज आ सकता है, मतलब फंडामेंटली नहीं लेकिन ऐसा होता है, आप देखोगे मार्केट जनरली क्या करता है, जो इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं ना जिनमें प्रोमोटर होल्डिंग नहीं होती है, मतलब जैसे नॉर्दर्न आर्क का आप देखोगे तो कुछ प्राइवेट इक्विटी हैं, एफआईआई हैं, डीआईआई हैं, उन्हीं के पास में इनका ओनरशिप है, प्रोमोटर कोई इस बिजनेस का है नहीं। तो उनमें थोड़ा सा मतलब मार्केट का ट्रस्ट आने में ना कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। मैं भी पर्सनली मतलब इतना ज्यादा एकदम से इंटरेस्टेड नहीं होता इस तरीके के बिजनेस में, अनलेस ऐसी डील ना मिले जो जैसे अभी ये बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उसमें प्रोमोटर का थोड़ा सा स्किन इन द गेम तो चाहिए। प्रोमोटर जब इन्वॉल्व होता है बिजनेस के अंदर तो रिस्क भी होता है कि वो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट भी कर सकता है, अपने बारे में सोचे, थोड़ा सा घपला अपला करे, ये रिस्क भी होता है। लेकिन जब प्रोमोटर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो वो बिजनेस के मतलब आगे भी उसको लेके जा सकता है, क्योंकि उसका एक विजन होता है, वो उसका एक मिशन होता है, उसका एक पैशन होता है, उस तरीके से अगर वो लेके चले, सब चीजें ठीक करे तो वहां पे इंटरेस्ट भी बनता है। लेकिन इसके साथ में वैसा नहीं है, तो शायद कभी कभी आप देखोगे कि इस तरीके के स्टॉक्स में मार्केट का इंटरेस्ट आने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, तो थोड़ा पेशेंस भी टेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अच्छा करेगा और मार्केट बिल्कुल रिवॉर्ड ही नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बाकी स्टॉक्स भी देखो, कई सारे ऐसे बिजनेस है जहां पे प्रोमोटर नहीं है लेकिन बिजनेस अच्छा करता है, कंसिस्टेंसी रखता है, तो मार्केट रिवॉर्ड करता है, तो वो इसके साथ में भी होगा। बस एक हमको ये माइंड में लेके चलना है, हो सकता है थोड़ा बहुत ये पेशेंस टेस्ट कर सकता है उस चीज की वजह से। अदरवाइज फंडामेंटली आप देखो तो अभी तक का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, डील जैसे हमने डिस्कस करी ली है, रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन साइड कम लगता है, अपसाइड बेस सिनेरियो में भी बहुत अच्छा है, और बेस्ट केस सिनेरियो में तो खैर है ही, वो तो अलग केस है। तो वो है अभी नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का। बाकी ट्रैकिंग हमको करते रहना है, आने वाले क्वार्टर्स में कोई ऐसे नेगेटिव सरप्राइज नहीं होने चाहिए जो इस क्वार्टर में इन्होंने दिया है। बाकी ओवरऑल डील ठीक लग रही है, तो ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।